बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 16 इको 401। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके टॉपिक को अगर देखें, अगर इसका नाम देखें तो आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये प्रोड्यूसर के हवाले से है। प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो चीज़ बनाता है। अच्छा, अब जब वो चीज़ बना रहा है तो सबसे पहले जो एलिमेंट वो नज़र में रखेगा या जिसको मद्देनज़र रखेगा वो उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक उसको कॉस्ट का पता नहीं होगा तो वो अपनी चीज़ की प्राइस जिस पर उसने बेचनी है वो फ़िक्स नहीं कर सकता। इसलिए सबसे अहम एलिमेंट प्रोड्यूसर के लिए ये होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंट जो हैं कॉस्ट की कैटेगरीज आती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट से मुराद ये याद रख लें कि वो कॉस्ट जो जो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी, आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इट वेरी विद द प्रोडक्शन। आपके जो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ़िक्स्ड कॉस्ट। तो फ़िक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपकी वो जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिल्डिंग ली, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आप वहाँ पे प्रोडक्शन करें या ना करें, आपने उसका रेंट देना है, तो दिस इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। बट इन दिस केस जब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आप ये समझ लें कि बिजली का बिल जो है, जब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे या नंबर ऑफ़ लेबर्स जो थे आपके पास या जो मटेरियल की कॉस्ट थी, ये जो हैं ये वेरिएबल कॉस्ट हैं। चूँकि जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे इतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा, इतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, इतनी ही ज़्यादा आपको लेबर पे करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रेंट की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि रेंट जो होता है वो आपने हर हाल में अपने बिल्डिंग का उतना ही देना होता है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या आप प्रोडक्शन ना करें। नेक्स्ट थिंग इज़ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। दिस इज़ द सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद रखें जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल कॉस्ट होगी, अगर आप उसको क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे कि जितने आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाए हैं, आपके पास एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में हर चीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। एट दिस मोमेंट थ्योरेटिकल सिर्फ आप देखेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। अगर आपसे कोई बंदा पूछे या पेपर में आए कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, तो आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कॉस्ट जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, जो सिंपल वेरिएबल कॉस्ट है उसको जब आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज आती है। ठीक है, और उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। हेयर यू कैन ऑब्जर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो जस्ट लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है जैसे एवरेज टोटल कॉस्ट आपने पढ़ा था या एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट को जब आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आएगी। या दूसरा इसका जो फार्मूला है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर आप प्लस कर लेते हैं तब भी आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट का मतलब ये होता है कि हर आने वाले अगले यूनिट पर जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आप जो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाते जाएंगे, आपके हर आने वाले अगले यूनिट की वजह से आपके टोटल कॉस्ट में एडिशन होता जाएगा। ठीक है, उसमें कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो अब आपने ये देखना है कि आने वाले नए यूनिट की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ। वो जो एडिशन होगा और उधर से जो नंबर ऑफ़ यूनिट में एडिशन होगा, आप देखेंगे कि इस आने वाले यूनिट की वजह से हमारे टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ, और वो जो एडिशन होगा दैट विल बी नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। हर आने वाले अगले यूनिट की वजह से जो आपकी टोटल कॉस्ट में इजाफा होगा वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्यू। चेंज इन टोटल कॉस्ट मीन्स आने वाले अगले यूनिट की वजह से जो आपकी टोटल कॉस्ट में इजाफा होगा, चेंज इन क्यू जो आपके नंबर ऑफ़ आउटपुट में इजाफा होगा।
यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यू कैन ऑब्जर्व आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखें, आपकी प्रोडक्शन जितनी भी थी 0, 1, 2, 3, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम थी। इसको जैसे मैंने आपको रेंट की एग्जांपल दी थी, आप ये कह सकते हैं कि रेंट 12,000 भी हो सकता है, तो ये आप फिक्स्ड है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, चाहे आपकी आउटपुट बढ़े या कम हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट जैसे मैंने आपको मटेरियल का कहा था, या फिर आपको लेबर या इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको कहा था, ये वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आपकी प्रोडक्शन 1 यूनिट हो रही है, ठीक है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जी 10। नेक्स्ट जब आपकी यूनिट 2 हो रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर कहा था ये फिक्स्ड रहेगी, प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर देखें कि आप ये बढ़ रही है, ठीक है। आपके जब नंबर ऑफ़ यूनिट 1 थे तो 10 थी, नंबर ऑफ़ यूनिट 2 हुए तो 16, नंबर ऑफ़ यूनिट 3 21, नंबर ऑफ़ यूनिट 4 28, नंबर ऑफ़ यूनिट 5 40 एंड सो ऑन। इस तरह से देखें बढ़ रही है। अब आपने टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ यूनिट जब आपके 1 थे 12, 10, ये कितने हो गए 22, नंबर ऑफ़ यूनिट 3 12 एंड 16, ये कितने हो गए 28, नंबर ऑफ़ यूनिट 3 12 21 वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल हो गया आपके पास 33, नंबर ऑफ़ यूनिट 4 12 आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है एंड 28 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये कितने हो गए 40। और इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, इस तरह आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते जाएंगे, आपके पास ये हर यूनिट के लिहाज से टोटल कॉस्ट आती जाएगी। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आपको एक आसान सा फार्मूला बताने लगा हूँ कि आपने अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, एवरेज टोटल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट को या एवरेज कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपने कैलकुलेट करना हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपने इसको, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, आपने इसको आउटपुट के साथ डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 12 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 12 ही आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। तो दिस विल बी नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को अपने क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना का चाहें तो ये जो हैं सारा, इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, अपनी आउटपुट के साथ, एंड दिस इज़ योर आउटपुट। फॉर एग्जांपल जब आपके नंबर ऑफ़ यूनिट 1 थे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, तो 10 को 1 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। 16, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा। 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 7 आएगा। 28 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर, ये देखें 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इसी तरह अगर आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें जब नंबर ऑफ़ यूनिट 22 हैं, आपके पास यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी है जी, देखें 1, तो 22 को 1 से डिवाइड करें, आंसर आपका 22 ही रहेगा। नेक्स्ट है जी 28, ये आपकी टोटल कास्ट है और नंबर ऑफ़ यूनिट यहाँ पे कितने, 28 के सामने 2, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट आती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ यूनिट आपके 40 हैं, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आपका आंसर 10 आएगा। इसका मतलब यह है कि एवरेज जो आपकी कॉस्ट है एक यूनिट बनाने की वो 10 होगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फिक्स्ड कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आप क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास AVC आ जाएगा, मींस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। TC को अगर आप क्यू से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जब आप यूनिट 1 बना, आपका जब आप कुछ भी नहीं बना रहे थे तो आपकी कॉस्ट थी 12, आपका पहला यूनिट बना, आपकी कास्ट हो गई 22। इट मीन्स कि 12 से लेकर 22 तक कितना चेंज आया, 10 का। तो पहले यूनिट पर जो आपका खर्चा आया वो कितना है जी, 10। अगले यूनिट पर अगर आप देखें तो 22 से 28, इट मीन्स कि 16 आने वाले अगले यूनिट की वजह से ये जो आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट 2 हो गए, 1 से यहाँ पर जो चेंज आया कितना आया जी, 1। और यहाँ पर देखें 22 से 28, 16, समझ रहे हैं ना। तो ये आप हर आने वाले अगले यूनिट की वजह से यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से देखें कि जब आप 3 यूनिट बना रहे थे आपकी कॉस्ट थी 33,
अब जब आपने एक और यूनिट बनाया, आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट हो गए 4, तो इस चौथे यूनिट की वजह से 33 से 40 तक आपका 7 एक्सपेंडिचर आया, ठीक है। तो दिस विल बी नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट फॉर एग्जांपल 6 थे तो आपकी टोटल कॉस्ट थी 72। आपने जब 7वां यूनिट बनाया आपकी कॉस्ट कितनी हो गई 103। तो 72 से लेकर 103 तक जो खर्चा हुआ, जो आपकी एडिशनल कॉस्ट बन गई है, अब ये सिर्फ और सिर्फ इस आने वाले अगले यूनिट की वजह से हुई, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर आप देखें डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी दैट वाज 12 जितने मर्जी नंबर ऑफ़ यूनिट रहे हैं। तो ये देख लें आप, 0 भी थी जब आपके नंबर ऑफ़ यूनिट तब भी 12 थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हर एक के सामने 12, चूँकि यहाँ से 0 से लेकर 20 तक के दरमियान यहीं पर कहीं 12 आता है। तो ये देखें जितने नंबर ऑफ़ यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो ये फिक्स्ड ही रहेगी 12 हर एक के लिए। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें, जब आप कुछ नहीं बना रहे थे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। जब आपने पहला यूनिट बनाया आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 12। इसी तरह आगे जब आपने दूसरा यूनिट बनाया, फिर तीसरा यूनिट बनाया, फिर चौथा यूनिट, फिर 5वां यूनिट, ये ऊपर टेबल आपके सामने है। इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखें आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये ऊपर आपको नज़र आ रही है। जो आपकी प्रोडक्शन 10, 16, 21, तो इसी तरह ये आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये शो कर रहा है कि जो आपकी प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चूँकि टोटल कॉस्ट जो होती है वो कम्बिनेशन होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये भी देखें, जब आपका यूनिट 1 था तो आपकी टोटल कॉस्ट कितने थी जी 12। यूनिट 2 पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 22। यूनिट 3 पे जब आपके पास 3 यूनिट थे तो आपकी कॉस्ट थी 28। इसी तरह 33 एंड 4 पे आपके थे 40। तो इस तरह से ये आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। और जब आपके पास यूनिट 7 थे तो ये 103। बात समझ रहे हैं? जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही, प्रोडक्शन बढ़ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट में देखें कोई तब्दीली नहीं आ रही, चूँकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, इसीलिए टोटल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। चूँकि टोटल कॉस्ट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। चूँकि आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास ये वाला कर्व आएगा, खत आएगा। ये ऊपर हमने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या कम्बिनेशन होता है जी कि इनिशियली जो एवरेज वेरिएबल का कॉस्ट का जो कर्व होता है वो और एवरेज कॉस्ट दोनों ही देखें, इसने लिखा हुआ है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, बिकॉज ए सी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज कॉस्ट जो होती है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होती है। ये शुरू में तो दोनों क्या करेंगे, फॉल करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ 2 फॉलिंग कर्व्स इज़ ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ 1 फॉलिंग कर्व, मतलब दोनों का जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। और आफ्टर मतलब एक ख़ास पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों क्या होना शुरू हो जाएंगे, बोथ ए सी एंड ए वी सी विल राइज। और वो राइज कब करेंगे, ये याद रखें, आपका जब ये 5वां यूनिट है, चौथे यूनिट तक ये सेम रहेंगे, लेकिन 5वां यूनिट जब आप बनाएंगे, आप बेशक उनकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वो जब आपका 5वां यूनिट आएगा उसमें ए सी और आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है चौथे यूनिट तक वो कम हो रहे हैं, ठीक है। 5वें यूनिट से वो दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और 7वें यूनिट तक वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले तो दोनों जो आपके कर्व हैं ए सी एंड ए वी सी वो दोनों क्या करेंगे, डिक्लाइन होंगे, और उसके बाद एक ख़ास 5वें यूनिट पर जाके दोनों क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज़ अपवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और उसकी वजह क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, चूँकि नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ रहे हैं तो इनकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी वो कम हो रही थी पहले 4 यूनिट तक, और जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो भी कम हो रही थी। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप था दैट वाज नेगेटिव, और 5वें यूनिट से जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो भी बढ़ेगी, और आपकी जो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, और वेरिएबल कॉस्ट भी जो होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी देख लें कि जब आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यूज़ करते हैं तब क्या होता है, डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यूज़ करते हैं तब क्या होता है, और कांस्टेंट कॉस्ट में क्या होता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपको पता है कि जो आप प्रोडक्शन
ज़्यादा करते जाएं, आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाए, कम होती जाए, तो उसको आप कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। मींस आपकी प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम होती है। मींस कि पर यूनिट कॉस्ट, हर आने वाला अगला यूनिट आपको कम कॉस्ट देता है। दिस इज़ नोन एज इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है। एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आपके हर आने वाले अगले यूनिट की वजह से आपकी कॉस्ट कम नहीं हो रही। तो अगर कम हो रही होगी, जब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होगा तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है। एंड स्लोप कर्व बट विद फॉलिंग स्लोप। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड तो होगा बट इंक्रीजिंग स्लोप उसमें होगी। ठीक है। और जो कांस्टेंट होगा उसमें याद रखिएगा कि पॉजिटिव स्लोप होगा विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एंड लॉन्ग रन में जो आपकी एवरेज कॉस्ट, इसने यहाँ पर ये बताया हुआ कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो जब भी कोई फार्म अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करती है तो इनिशियल जो होता है वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से जो उनकी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, या हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोप कर्व होता है इसमें। ठीक है। तो जब वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं तो उसका जो होता है, आफ्टर अचीविंग द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जो कॉस्ट होती है वो फ्लैट हो जाती है। ठीक है। कांस्टेंट कॉस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होगा बिकम फ्लैट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इसको देखिएगा। बट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है कि रिलेशनशिप क्या होगा। फिर इसके अंदर डिफरेंट जो कॉस्ट की टाइप्स थी वो मैंने एक्सप्लेन की हैं। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि कॉस्ट के लिहाज से। ये नीचे में 2-3 डेफिनेशंस हैं, ये अगर आपको नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।